हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और उसके बाद में जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो नेचर है और परिमाण है, ठीक है, संयोजन है, इनके बारे में डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की डायरेक्शन है वो किस दिशा से किस दिशा में है। और आज हम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी दिशा के बारे में पढ़ेंगे कि एंशियंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो इंटरनेशनल ट्रेड का एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ है उसकी उसका फ्लो क्या है, ठीक है। और उसके बाद में हम जो मुक्त व्यापार की स्थिति है और जो इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक है जैसे साप्टा है, आसियान है, ओपेक है, इनके बारे में इंडेक्स तैयार किए तो इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में इस जो चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे इनबॉक्स में है, शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है व्यापार की दिशा। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थों तथा कच्चे माल में बदलते निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप के उपनिवेश समाप्त होते हो गए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू की। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। अब ऐतिहासिक रूप से यदि वर्तमान कालिक विकासशील देशों के मूल्य पर वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात किया जाता था, क्या करते थे, जो यूरोपीय देशों को निर्यात किया करते थे। अब बात है औपनिवेशीकरण से पहले की। उस समय क्या होता था कि जो शिल्प की वस्तुएं होती थी, जो हाथ से बनते थे, जो भी प्रोडक्ट, उनको हम यूरोपीय देशों को और जो दूसरे देश हैं, उस टाइम की थोड़ी एडवांस कंट्री थी, उनको हम एक्सपोर्ट करते थे। बाद में क्या हुआ, उपनिवेशवाद आया और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटेन क्या करता था, यहाँ से कच्चा माल ले जाता था और वहां से तैयार माल मार्केट में बेचता था। सिंपल बात है, ठीक है। तो उस समय वर्ल्ड में तीन ऐसे व्यापारिक केंद्र थे जो मार्केट थे। उसमें पहला था यूरोप, दूसरा उत्तरी अमेरिका और तीसरा था जापान, ठीक है। लेकिन औपनिवेशीकरण के खत्म होने के बाद में ये सिचुएशन थोड़ी उल्टी हो गई और प्रेजेंट टाइम में चीन, भारत जैसे जो विकासशील देश है, डेवलप्ड जो कंट्रीज है, यूएसए और यूरोपियन कंट्री है, जापान है, उनके साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। और बाकायदा चाइना और इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में जो ग्लोबल ट्रेड बास्केट है उसमें जो पार्टिसिपेट है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें चाइना का तो एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत हाई है, ठीक है। अभी यूएसए के साथ में ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात, इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा यानी परिमाण का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक हो जाता है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक या प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो यह देश के व्यापार का व्यापार संतुलन धनात्मक या अनुकूल है। अब एक बात समझते हैं कि दो देश है, फॉर एग्जांपल इंडिया है और चाइना है। इंडिया और चाइना, इनके बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मान लेते हैं 50 बिलियन डॉलर। 50 बिलियन डॉलर का कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और चाइना इंडिया को कहने का मतलब 20 या 30 बिलियन डॉलर का मान लेते हैं एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब इंडिया 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया चाइना से 20 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा जो वस्तुएं हैं वो एक्सपोर्ट करेगा। तो ये जो
ट्रेड है, व्यापार है, वो इंडिया के पक्ष में होगा, जबकि चाइना के पक्ष में ऋणात्मक होगा, क्योंकि चाइना इंडिया की तुलना में इतना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया को, उसकी वजह से चाइना को 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है वो थोड़ी उल्टी है। ठीक है, उल्टी कैसे है कि प्रेजेंट टाइम में चाइना है जो इंडिया को लगभग 100 बिलियन डॉलर से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लेते हैं अभी कि 100 बिलियन डॉलर कर रहा है। ठीक है, 100 बिलियन डॉलर कर रहा है, और इंडिया चाइना को सिर्फ 50 या 60 बिलियन डॉलर कर रहा है। ठीक है, ये है थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये है कि चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है वो सकारात्मक है, और इंडिया का ट्रेड बैलेंस है वो नकारात्मक है। ठीक है, सिचुएशन ये बनी हुई है, तो जो इंडिया को ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वो 40 बिलियन डॉलर का हो रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरल सिचुएशन रहती है, और हर एक देश अपने ट्रेड बैलेंस को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है वो चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए क्या करता है कि जो स्वदेशी करण है उसको अपनाने की बात कर रहा है, और जो रीजनल लेवल पर जो प्रोडक्ट है उनको उनके प्रोडक्शन की स्केल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें प्रेजेंट टाइम में बढ़ रही है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये होता है व्यापार संतुलन। अब नेक्स्ट है, एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा देश वस्तुओं के क्रय और उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित होता है। यह अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। अब एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन बोलते हैं। अब जब किसी देश का व्यापार संतुलन नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया का यदि जो विश्व व्यापार में जो संतुलन है वो यदि नेगेटिव है, तो इंडिया क्या करेगा, जो अपने रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जो मनी रिजर्व है उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो भुगतान संतुलन यदि नेगेटिव हो जाएगा तो फिर इंडिया के लिए, मतलब कहने का मतलब व्यापार संतुलन भी नेगेटिव है और भुगतान संतुलन भी यदि नेगेटिव हो गया, तो इंडिया को जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक प्रेफरेंस मिलती है, वो चाहे ट्रेड के संदर्भ में हो, या चाहे जो इंटरनेशनल एजेंसियां लोन देती है उनके संदर्भ में हो, या इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया को जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, तो इन सभी में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनेगा, एक परिदृश्य बनेगा, और इंडिया को जो ओवरऑल है वो इकोनॉमिक लॉस होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन बात है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें पहला है द्विपार्श्विक व्यापार, और तीसरा दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। अब द्विपार्श्विक व्यापार में क्या होता है, दो एजेंट होते हैं, दो कंट्रीज होती है, इन दोनों के बीच में आपसी ट्रेड होता है। तो बेसिकली यही बात है, द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, और निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। क देश कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो जाता है कि देश कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, और इसकी स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, बस सिंपल बात यही है द्विपक्षीय व्यापार में। ठीक है, अब मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम में क्या होता है कि जैसा शब्द में स्पष्ट होता है, बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार करते हैं। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड करता है, ब्रिटेन के साथ भी करता है, फ्रांस फ्रांस के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। ठीक है, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। ठीक है, तो अब सिचुएशन ये बनती है कि ये बहुपार्श्विक व्यापार है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलरिटी है, और दोनों को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, दोनों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि इसमें जो ट्रेड टैरिफ होती है, जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, थोड़ी उसको घटा देते हैं, और फिर अपने जो ट्रेड बास्केट होती है, कहने का मतलब जिन गुड्स का ट्रेड होता है उनको थोड़ी जो फॉर एग्जांपल फ्रेंच
गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाला कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस क्वालिटी का या इस क्वांटिटी का होना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा उस पर फोकस करेगी। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और इस क्वांटिटी में चाहिए, तो फ्रेंच गवर्नमेंट थोड़ा स्पेशल फोकस करेगी कि हमारा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ठीक है, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र है इंडिया, तो हम इंडिया के साथ में जो भी व्यापारिक सिस्टम है, जो ट्रेड बास्केट है उसको बैलेंस रखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक देश दूसरे देश को देते, दो देशों के बीच में ये होता है, ठीक है। और सिचुएशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिया फ्रेंच और अमेरिका, इन तीनों ने, जैसे अमेरिका इंडिया के साथ और फ्रेंच के साथ में मोस्ट फेवर्ड नेशन का एग्रीमेंट कर लेती है, उसी प्रकार फ्रेंच भी अमेरिका और इंडिया के साथ कर लेती है। तो कहने का मतलब इंडिया जो रियायतें फ्रेंच को देगा वो ऑटोमेटिकली अमेरिका को भी चली जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये एक सिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पर एक जो मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्री है वो दूसरे को ऑटोमेटिक जो बेनिफिट है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है मोस्ट फेवर्ड नेशन की। कभी भी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुचारू रूप से चलाने के लिए, या जो एक्स्ट्रा टैरिफ होती है, टैक्स होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और जो ट्रेड बास्केट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी चीज़ें मोस्ट फेवर्ड नेशन में होती है, ठीक है। एक इनोवेटिव चीज़ है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है, नॉर्मल सी बात करें तो। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार की स्थिति। अब मुक्त व्यापार में क्या है, फ्री ट्रेड बोलते हैं जिसको, वो है कि व्यापार है तो अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ये कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। अब भूमंडलीकरण यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो फ्री ट्रेड को विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुओं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच सकती है, किंतु मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे मुक्त व्यापार क्या है कि फॉर एग्जांपल एक है इंडिया और दूसरा है यूएसए। ये दोनों चाहते हैं, इंडिया यूएसए चाहता है कि हम भारत के साथ में मुक्त व्यापार करें। मुक्त व्यापार का मतलब है, फ्री ट्रेड का मतलब है कि कुछ भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं। तो इसमें यदि इंडिया और यूएसए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये है कि शायद मेरे ख्याल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए और इंडिया के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो कुछ सीमित जो वस्तुएं हैं, गुड्स है, उनके बीच में है, ठीक है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये मानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और यूएसए के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यूएसए और इंडिया के बीच में यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो वस्तुओं का फ्री आवाजाही होगी, ठीक है। इंडिया से जो कोई भी प्रोडक्ट भेजेंगे यूएस मार्केट में वो फ्री ट्रेड, वहाँ पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, यूएसए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा, ठीक है। और इंडिया भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा। उसके बाद में यूएसए से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा, यानी आयात कर। कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट इंडिया के बॉर्डर में जैसे ही एंटर होते हैं वहां पर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, और यूएसए के बॉर्डर से जैसे ही प्रोडक्ट बाहर जाते हैं वहां पर यूएसए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कोई पेन है वो 5 रुपए में बना है, अब यूएसए इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देगा 2 रुपया, और इंडिया इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा 2 रुपया। तो इसकी जो बेस्ट प्राइस थी वो थी 5 रुपया, तो इसमें ये 4 रुपये और ऐड हो गए, और उसमें ये पेन की कीमत हो गई 9 रुपये। अब ये फॉर एग्जांपल बॉम्बे में इस पेन का जो पैकेट है वो लैंड हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में ये पेन दिल्ली आएगा, तो इसकी 2 रुपये या 1 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 10 रुपया। अब कुछ 1-2 रुपया तो दुकानदार भी प्रॉफिट करना चाहेगा ना, ठीक है। तो इस वजह से इस पेन की जो मार्केट वैल्यू है वो, मार्केट प्राइस है वो 12 रुपये तक चली जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यदि फ्री ट्रेड करेंगे तो ये बीच में 4 रुपये का जो ग्रोथ हुई है ये नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें नुकसान किसका है? अब इसमें नुकसान, फ्री ट्रेड में नुकसान विकासशील देशों का है। क्यों है? क्योंकि विकासशील देशों के पास में जो कंजप्शन मार्केट है वो बहुत बड़ा है। अब यूएसए के पास तो 35 करोड़ जनसंख्या है और इंडिया के पास में 140 करोड़ है,
ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं फ्री ट्रेड में किसका बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में ज़्यादा है, और ये विकासशील देशों जो विकसित देशों ने इसको लेकर आया था कॉन्सेप्ट को, या उनको फायदा होता है इससे बेसिकली। ठीक है। तो फ्री ट्रेड का कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो एक तो ये है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इन इंटरनेशनल मार्केट। और दूसरी चीज ये है कि ये सदैव जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनको ही बेनिफिट करता है, क्योंकि जो विकासशील देश है उनका एक तो कंजप्शन मार्केट बड़ा है, उसके बाद में उसका जो डिमांड है गुड्स की वो लार्ज स्केल पर है, और फिर उनका जो विकासशील देश है, भारत जैसे देश है, उनके पास में फॉरेन रिजर्व बहुत कम है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 500 बिलियन डॉलर के आसपास का इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व है। ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले 600 था मेरे हिसाब से, अभी 600 से कम है। ठीक है। और उसके बाद में जो ऑलरेडी इंडिया की जो ट्रेड बास्केट है वो चाइना के साथ नेगेटिव है, और भी देश है जिनके साथ में इंडिया की जो ट्रेड बास्केट है वो नेगेटिव है। ठीक है। तो इस वजह से ये ओवरऑल विकासशील देशों को नेगेटिव ग्रोथ करवाता है वर्ल्ड ट्रेड की। ठीक है, मुक्त व्यापार। अब दूसरा है डंप करना। ठीक है। इसको हम न्यूज में पढ़ते हैं डंपिंग, चाइना कुछ प्रोडक्ट का इंडिया में डंपिंग करती है। ठीक है। तो उसका क्या है कि लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप प्रथा कहते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना ने कोई प्रोडक्ट बना, कोई पेन बना है, उसकी जो बेसिक प्राइस थी, कहने का मतलब उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें 7 रुपये लग गए। अब चाइना उसको इंडिया में बेचना चाहता पेन को, तो चाइना क्या करेगा, उसको 2 रुपये घटाकर, कहने का मतलब 5 रुपये में इंडिया में बेच देगा। जो भी फैक्ट्री में कॉस्ट आई थी वो 7 रुपया थी, तो चाइना क्या करेगा, उस बिजनेसमैन को 2 रुपये दे देगा और बोलेगा कि तू मार्केट इंडियन मार्केट में इस पेन को 5 रुपये में बेच। ठीक है। अब इंडियन मार्केट में कोई कंपनी है जो अब पेन बना रही है और उसकी प्राइस आ रही है 6 रुपया। ठीक है। और ये पेन जो इंडियन कंपनी बना रही थी इंडिया में, वो बाजार तक जाते जाते इसकी प्राइस हो गई 8 रुपये। ठीक है। और वहीं पर जो चाइना से पेन आया उसकी प्राइस इंडिया में 5 रुपये है, और ये मार्केट में जाते जाते 6 से 2 बढ़े हैं, तो 5 से कितने बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब जो चाइना से पेन आया है वो 7 रुपये में बिक रहा है, और इंडिया में जो पेन बना है वो 8 रुपये में बिक रहा है। ठीक है। अभी डंप जो डंपिंग की कंडीशन से ये सिचुएशन है। अब इमेजिन कीजिए यदि वो पेन 7 रुपये में बचा है, बना है चाइना में, और चाइना उस पर 1 रुपया इम्पोर्ट ड्यूटी लगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, और इंडिया उस पर 1 रुपया इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है, तो 7, 8 और 9। ठीक है। तो उसकी इंडियन बॉर्डर पे आते ही उसकी जो चाइना से पेन आया उसकी प्राइस है 9 रुपये हो जाती है। ठीक है। लेकिन उसके बाद में इंडिया में जो मार्केट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लगती है, तो मार्केट तक जाते जाते इस पेन की कीमत हो जाती है 10 रुपये। ठीक है। तो यदि चाइना डंपिंग नहीं करता तो इस पेन की मूल प्राइस है वो 10 रुपये रहती। चूंकि चाइना ने डंपिंग की है, डंपिंग का मतलब अपनी जो बेसिक प्राइस है प्रोडक्ट की चाइना की उसको घटा कर की है, तो इसकी बेसिक प्राइस क्या है, 7 रुपये। वहीं पर इंडियन मार्केट में जो पेन बना है उसकी फाइनल प्राइस क्या है, 8 रुपया है। ठीक है। तो अब आप इमेजिन कीजिए चाइना ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का डंपिंग करता है। ठीक है। तो यदि डंपिंग नहीं करता है चाइना तो इंडिया के पेन ज़्यादा बिकेंगे, और यदि चाइना डंपिंग करता है तो चाइना के पेन ज़्यादा बिकेंगे। ठीक है। तो मार्केट का जो डंपिंग का सिस्टम है वो यही है बेसिकली। ठीक है। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आई तो एक बार वापस इसको रिवीजन कर लीजिए, वापस थोड़ा बैक जगह। ठीक है। तो डंपिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डंपिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है। आपको दो स्टेटमेंट दे देंगे कि कोई भी देश डंपिंग के प्रोसेस में अपनी जो प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस है उसको घटा देता है या बढ़ा देता है। ठीक है। तो बेसिक चीज यही है, आपको यही याद रखना है कि डंपिंग में कोई भी देश है जो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भेजने से पहले उसकी बेस्ट प्राइस को घटा देता है। ठीक है। इसकी वजह से वो प्रोडक्ट हो जो दूसरे देशों में अच्छे से बिक जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, बल्कि विकसित देशों को चाहिए जो चाहिए कि वो अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। ठीक है। अब जो फ्री ट्रेड है उसमें क्या होता है कि जो विकासशील देश है उनको लॉस होता है, और विकसित देश चाहते हैं कि जो कम क्वालिटी के प्रोडक्ट है। अब फ्री ट्रेड में क्या होता है कि जितनी डिमांड होती है यूएसए को उतना ही मंगाएगा। ठीक है। तो इसलिए यूएसए के जो मार्केट है उनको संरक्षित रखे। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, जब क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है विश्व व्यापार। अब 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करना है, तो कुछ देशों ने जनरल एग्रीमेंट ऑन
ट्रेड एंड टैरिफ यानी गेट का गठन किया। और 1994 में सदस्य देशों ने राष्ट्रों के बीच में मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बड़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया। और जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है। अब जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए एक स्थायित्व के लिए कोई डिस्प्यूट हो जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको रिजोल्व करने के लिए एक ऐसे इंटरनेशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, तो वो गेट के रूप में था। लेकिन गेट का जो निर्माण किया गया वो कुछ एक प्रॉपर कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ नहीं, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को सुगम रूप से सुचारू रूप से चलाने में अक्षम रहा था। ठीक है। तो उसके बाद में WTO की स्थापना की गई। अब विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। ये विश्व व्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्य में सम्मिलित करता है। ठीक है। ये हर प्रकार की एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बैंकिंग है, सर्विस सेक्टर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इन सभी का जो डिस्प्यूट होता है और इंटरनेशनल मार्केट में जो एक मैकेनिज्म होता है उसको निगरानी रखता है। ठीक है। उन लोगों के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आलोचना एवं विरोध किया जाता है जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभाव से परेशान है। ठीक है। और इस पर तर्क किया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता, धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने प्रभावशाली राष्ट्रों केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित उत्पादों देशों के उत्पादों को पूरी तरह से नहीं खोला गया है। ठीक है। ये तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण जैसे मुद्दे की उपेक्षा की गई है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के बाद में डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ा नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि WTO के निर्माण से पहले USA और इंडिया के बीच में कोई प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था, व्यापार होता था। ठीक है। अब USA में उस प्रोडक्ट की कीमत डंपिंग वाला सिस्टम समझ लो, सेम डंपिंग वाला। ठीक है। या ऐसा समझ लेते हैं कि कोई USA ऐसा प्रोडक्ट इंडिया को बेचता था, ठीक है, जिसकी US मार्केट में जो वैल्यू थी वो बिल्कुल ही नहीं थी और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट इंडिया में बेच देता था। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो भी ट्रेड होता है वो दोनों के बीच में लिखित में होता है। ठीक है। और पहले भी लिखित में होता था लेकिन इतनी उसकी जांच परख नहीं होती थी, या बोल दें कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में WTO क्या करता है कि जो भी ट्रेड होता है, यदि उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसकी भी संपूर्ण जांच करता है। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में ये विकसित देश है तो है जो ऐसे प्रोडक्ट को बेचने से डरते हैं क्योंकि उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है बाद में। ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2016 में 164 सदस्य देश के संगठन के सदस्य थे। भारत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में से एक था। ठीक है। अब आपको ये पीछे वाला पैराग्राफ याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ये पैराग्राफ याद रखने ला और ये तीन बातें याद रख लेना। ठीक है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रादेशिक व्यापार समूह। ठीक है। प्रादेशिक व्यापार समूह का मतलब है कि जो रीजनल लेवल पर ट्रेड ब्लॉक बनते हैं उनके बारे में। ठीक है। और भौगोलिक समय समरूपता पूर्वकता, ठीक है, बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य अस्तित्व में आए। ठीक है। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार को जनन करते हैं। इस समूह के अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने वैश्विक संगठन को असफल होने के प्रत्युत्तर हुए हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये जो रीजनल लेवल पर ट्रेड ब्लॉक है इनका गठन क्यों हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो डेवलप्ड कंट्रीज का दबदबा था उसको खत्म करने के लिए कुछ रीजनल देश मिलकर अपना एक ट्रेड ब्लॉक बना लेते थे और वो सारे मिलकर फिर विकसित देशों को ट्रेड करते थे। यदि इमेजिन करें ट्रेड ब्लॉक नहीं है और आसियान के देश हैं, ठीक है, और थाईलैंड से कोई चीज़ USA में भेजनी है तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, लेकिन जो आसियान नेशन के अंडर यदि थाईलैंड है और वो आसियान के अकॉर्डिंग वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर रहा है तो आज जो थाईलैंड को बेनिफिट होगा। ठीक है। तो रीजनल ट्रेड का यही कॉन्सेप्ट है कि ये
रीजनल लेवल पर बेनिफिट करता है। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों के व्यापार शुल्क को हटा देते हैं और मुक्त व्यापार को बढ़ा देते हैं, भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच में मुक्त व्यापार बना रहना कठिन होता जा रहा है। कुछ प्रादेशिक समूह है, ठीक है, जो तालिका है उसमें दे रखे हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसियान है, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता है। अब ये जो इंडेक्स दे रखी है इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है? पहला तो प्रादेशिक समूह का नाम, दूसरा हेडक्वार्टर और तीसरा सदस्य, और चौथी बात ये उत्पत्ति है, ठीक है। और साथ में ये भी देख लेंगे कि कौन सा हेडक्वार्टर सॉरी कौन सा इंटरनेशनल जो ट्रेड ब्लॉक है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला है आसियान, इम्पोर्टेंट है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके सदस्य देश है, ठीक है, ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। और अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये मुख्य वस्तुएं हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रोडक्ट होती है। और आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, सांस्कृतिक विकास और शांति, प्रादेशिक स्थायित्व फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट है सी आई एस का हेडक्वार्टर कहाँ है? मिस्क, बेलारूस में है। और इसके ये कहने का मतलब सदस्य देश है जो यूरोपीय और एशियन कंट्रीज है। और इनका जो मेन वस्तुएं हैं वो तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेशे, ठीक है। और प्रतिरक्षा करना, विदेशी नीति मामलों को समन्वय एवं सहयोग करना। बाद में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स है, इंपॉर्टेंट है। और यूरोपियन यूनियन में टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 27 कंट्रीज मेंबर है, ठीक है। और इसकी स्थापना है वो ईईसी की स्थापना 1957 में हुई थी और ईयू की स्थापना 1900 फरवरी 1992 में हुई थी। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद में लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो मोंटेवीडियो उरुग्वे में है, इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। और इसके मेंबर कंट्रीज है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, प्रागवे, उरुग्वे और वेनेजुएला। और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मेन फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। हेडक्वार्टर यहाँ पे दे नहीं रखा है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इन वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, यानी ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद में ये इसके मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। तो यूजीसी नेट 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था कि कौन सी कंट्री है जो दक्षिणी अमेरिका से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसमें वेनेजुएला एकमात्र कंट्री है जो दक्षिणी अमेरिका से है, बाकी एशिया और अफ्रीका से है। तो इसमें आपको एक बार अच्छे से देखना है कि अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी है, एशियन कंट्रीज कौन सी है और अदर देश की अदर कॉन्टिनेंट की कंट्री कौन सी है। तो अदर कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही है, वेनेजुएला। अब नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आसियान जो सॉरी ओपेक संगठन है उसमें कितने महाद्वीपों से देश सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ लेंगे तो आपको याद रखना है कि कौन से देश कहाँ से हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और अशोधित तेल है, ठीक है, उसके लिए ये बेसिकली है बना है। उसके बाद में साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और जनवरी 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और लेबर असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है राजस्थान में, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कंट्री है जो साफ्टा का सदस्य नहीं है। अब अफ्रीका सार्क का मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मेंबर है, ठीक है। और जो अफगानिस्तान है वो साप्टा का मेंबर नहीं है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि एक तो आपको मेंबर कंट्रीज याद होनी चाहिए, दूसरा आपको जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें कौन कौन सी कंट्री है उसका आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश मेंबर है, ठीक है। तो उसमें चार तीन ऑप्शन तो मेंबर कंट्रीज दे दिए, ठीक है, और एक अफगानिस्तान दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना है, ठीक है। तो साफ्टा प्रेजेंट टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ये इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक है, या इनको रीजनल प्रादेशिक संगठन बोल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स याद रखना। एक आपको आसियान को देखना है, दूसरा ईयू को देखना है, तीसरा नाफ्टा, ओपेक और साप्टा, ये पांच चीजों को देखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के से संबंधित मामले। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले क्या होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभप्रद होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है।
यदि ये प्रादेशिक विशिष्टीकरण उत्पादन के उच्च रहन सहन स्तर, वस्तुओं और सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का समानीकरण एवं ज्ञान की संस्कृति को प्रफुल्लित करने को प्रेरित करता है। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूएसए में बनता है और इंडिया के लिए वो प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे हेल्थ से हो चाहे न्यूट्रिशन से हो, तो ये विश्व व्यापार के संबंधित मामले हैं कि इंडियन जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ी हाई कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक भी हो सकता है यदि ये देशों पर निर्भरता विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध के कारण बनने वाली प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख करता है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आज़ादी के बाद भारत है जो गेहूं के लिए PL 480 इस स्कीम के तहत इंडिया क्या करता था, यूएसए से गेहूं का इंपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन बाद में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए उसकी वजह से क्या है कि यूएसए ने थोड़ा ऊपर नीचे किया था, तो उसके बाद में इंडिया ने हरित क्रांति को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ देशों के लिए हानिकारक भी है। विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। सारे विश्व में पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य, कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना और यूएसए के बीच में प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेड डिस्प्यूट है, ट्रेड के लिए वो जो मोनोपोली का एक कॉन्सेप्ट है उसको पाने के लिए दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है। इस वजह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधन नष्ट होने की दर उनके पुनर्भरण की दर से तीव्र होती जा रही है। परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन भी तीव्रता से नष्ट हो रहा है। ठीक है, वन काटे जा रहे हैं, नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, तेल खनन, औषधियाँ, विज्ञान एवं कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर कार्य हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखती है और उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती है। यदि संगठन केवल लाभ कमाने और उन्मुख रहने के और पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी विषय पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये भविष्य में इसके लिए गहरा निहितार्थ है। कहने का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का कुछ मोटिव ऐसा होता है कि वो अपने प्रॉफिट का ध्यान रखे और दूसरे देश के जो प्रॉफिट है उसको नेगलेक्ट कर दे। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि वो एक तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको बढ़ाता है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इसको बढ़ाता है। उसके बाद में पेड़ पौधों को काटता है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है जो ह्यूमन हेल्थ को नेगलेक्ट करता है। तो इस वजह से ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी जन्म देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, अब जो पोर्ट होते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया का बॉम्बे है, चेन्नई है, पारादीप है, कांडला है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कैसे हैं, एक बार इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में प्रवेश द्वारा पोताश्रय तथा पतन होते हैं। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। ठीक है, पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने, भंडारण हेतु सुविधा प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पतन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों व बजरों यानी छोटी अतिरिक्त नौकाएं की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पतन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान के लिए जहाजों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। एक पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। ठीक है, अब पत्तों के प्रकार कितने प्रकार के हैं। ठीक है, पहली बात यही है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब सामान्यतः पत्तों के वर्गीकरण उसके संभाले गए यातायात के अनुसार किया जाता है। ठीक है, निपटाए गए नौबार के अनुसार पत्तों का औद्योगिक पतन, ये पतन थोक नौबार के लिए विशेषीकृत होते हैं, अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन इसी प्रकार के पदार्थ। नेक्स्ट है वाणिज्यिक पतन, ये पतन सामान्य नौबार समष्टित उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। तीसरा विस्तृत पतन, ये पतन बड़े परिमाण परिमाण के सामान्य नौबार का थोक के प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे है, न्यूयॉर्क है। ठीक है, इस टाइप के। अवशिष्ट के आधार पर यानी अवस्थिति के आधार पर, लोकेशन के आधार पर अंतर्देशीय पतन हो सकते हैं और बाह्य पतन हो सकते हैं। ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी द्वारा, नहर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है, मेम्फिस मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन अनेक पतनों जैसे मैनहिम, ड्यूसबर्ग है, और कोलकाता में हुगली पतन है जो गंगा नदी की एक शाखा पर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ठीक है, रट लो इसको।
नेक्स्ट है ये बाह्य पतन, ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम है को ग्रहण करके पृथक पतनों की सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एथेंस, यूनान, इसके बाह्य पतन, और पिरेइस और उच्चकोटि का संयोजन है। ठीक है, तो ये है पतनों के प्रकार। और नेक्स्ट है विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार। ठीक है, जैसे पहला हो गया तेल पतन, यहाँ पे केवल और केवल ऑयल, जो नेचुरल ऑयल है उससे संबंधित कार्य किया जाएगा। ये तेल पतन, ये पतन तेल के प्रक्रमण और न परिवहन कार्य करते हैं। इनमें कुछ टैंकर पतन है और कुछ तेल शोधन पतन है। यानी कुछ तो टैंकर के रूप में आके रह जाते हैं और कुछ है जो तेल शोधन या रिफाइनरी लगी हुई है पोर्ट के पास में। वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्खीरा, लेबनान में ट्रिपोली टैंकर पतन है। पर्शिया की खाड़ी पर स्थित अब्बादान एक तेल शोधन पतन है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है तेल पतन के। नेक्स्ट है मार्ग पतन यानी विश्राम पतन। ये ऐसे पतन है जो मूल रूप से समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे जहां पर जहाज का पुनः ईंधन भरने, जल भरने, खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाल करते हैं। बाद में ये वाणिज्यिक पतनों पर विकसित हो गए। अदन है, होनोलुलु, सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में क्या था, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में होता है ना, यदि जयपुर से दिल्ली जाओ तो बीच में जो बस है वो कहीं रुकती है स्टेशन पर, वैसा का वैसा जो नेविगेशन सिस्टम है समुद्र में वहाँ पे भी है। पैकेट स्टेशन, इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक एवं यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में एक प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के समान होते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड और डोवर तथा फ्रांस में केलाइस। ठीक है, तो जो इंग्लिश चैनल है वहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो दोनों छोर पर जो पोर्ट है उनको पॉकेट स्टेशन के नाम से जानते हैं। और आंतरपोपतन, ये ऐसे एक तरण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए एक आंतरपोपतन है। रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्रों के लिए एक आंतरपोपतन है। नेक्स्ट है नौसेना पतन। ये केवल सामाजिक महत्व के पतन है। ये पतन युद्धक जहाजों की सेवाओं देते हैं और उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। कोची तथा कारवार भारत के ऐसे पत्रों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पत्रों के प्रकार। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, पहला तो ये बनाना है कि अंतर्देशीय पतन कौन से हैं और बाह्यदेशीय पतन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पतन के प्रकार कर देना और यहाँ पर पतन के लोकेशन कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिख दिया तेल पतन, तेल पतन के आगे आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, वेनेजुएला का माराकाइबो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ वेनेजुएला लिख दिया, यहाँ पे आगे माराकाइबो लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपने ट्यूनीशिया लिख दिया और उसके आगे एस्खीरा लिख दिया। लेबनान के आगे त्रिपोली लिख दिया। वैसे के वैसे आगे जो मार्ग पतन है यहाँ पे मार्ग पतन लिख दिया। और जैसे फॉर एग्जांपल अदन है, होनोलुलु है, सिंगापुर है। ठीक है, तो होनोलुलु यूएसए का है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल लिख दिए। वैसे के वैसे आपने आगे ये पैकेट स्टेशन लिख दिया और उसके बाद में ऐसे आगे लिख दिया। तो ये इंडेक्स बना लेना और इस इंडेक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, या जो चार पतन है उसका एग्जाम्पल पूछ लेंगे, चार पतन दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा पतन मार्ग पतन की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीजें हैं याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं और समुद्री व्यापार से संबंधित आपके एग्जाम में सिलेबस में कोई टॉपिक है तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट करनी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल पोर्ट है उनको एक बार देखना है आपको। ठीक है, जैसा हमने जो वायु परिवहन के बारे में पढ़ा था तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा था, वैसे के वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा, वैसे के वैसे इंटरनेशनल पोर्ट के बारे में, पतनों के बारे में पढ़ना आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और आज के इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम जो चैप्टर नंबर 10 है, जो एकमात्र बचा हुआ पोर्शन है हमारा 12th क्लास की एनसीईआरटी का, उसको डिस्कस करेंगे और उसको भी हम दो दो या तीन लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा बड़ा है वो। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।